नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे, सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट, जिसमें हम सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सुशासन के लिए मास्टर कुंजी, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ये होता क्या है उसको देखते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की प्राक कथन प्रिफेस से। सूचना का अधिकार अधिनियम एक पथ प्रदर्शक विधान है जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में जाने का संकेत देता है। यह लोक प्राधिकारियों के मस्तिष्क को चेतना प्रदान करता है जो संदेह और गोपनीयता से घिरा हुआ है। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के इस्तेमाल में खुलापन एक परंपरा होनी चाहिए एवं इसे पोषित किए जाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए भी सूचना का अधिकार एक सशक्त साधन है। सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा कारगर ढंग से और अधिक भागीदारी पूर्ण वाले प्रजातंत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं अधिशासन की। जेम्स मेडिसन के शब्दों में, जो व्यक्ति अपना शासक खुद बनाना चाहता है उसे अपने आप को ऐसी शक्ति के साथ समर्थ बनाना होगा जो उन्हें जानकारी प्रदान करती हैं। भारत में आधिकारिकता गोपनीयता अधिनियम, जिसको हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं, 1923, जन सदस्यों को सूचना की सुलभता से इनकार करने का एक सहज धुएं की परत है, यानी स्मोक स्क्रीन है। सरकारी कामकाज परंपरागत रूप से गोपनीयता से घिरा हुआ है, किंतु प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में, जहां लोग अपना शासन खुद चलाते और अधिक खुलेपन का होना जरूरी है। हमारे प्रजातंत्र को पोषित करने में सूचना का अधिकार एक बड़ा भावी कदम है। यह नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने में समर्थ बनाता है, जो उनके जीवन को अत्यंत प्रभावित करती हैं। इसी संदर्भ में लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था, मैं केवल यह देखना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, विशेष रूप से सिविल सेवक, विधेयक को सकारात्मक दृष्टि से देखें, न कि सरकार को अस्थिर बनाने के लिए एक निष्ठुर कानून के रूप में, बल्कि सरकार नागरिक अन्योन्य क्रिया सुधारने के एक साधन के रूप में, जिसका परिणाम हमारे लोगों की भलाई के लिए एक मैत्रीपूर्ण, पोषक और प्रभावी सरकारी कामकाज के रूप में निकले। यह एक नवोन्मेषी विधेयक है जिसमें जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होगा, इसके कार्यकरण की समीक्षा करने की गुंजाइश है। इसलिए यह एक ऐसा विधेयक विधान है जिसकी कार्यान्वयन की सतत रूप से समीक्षा की जाएगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सूचना का अधिकार का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में प्रयोग किए जाने पर विचार किया। कानून को सही ढंग और भावना से लागू करने में न्यायपालिका एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका द्वारा किया जाने वाला अधिकांश कार्य सार्वजनिक समीक्षा हेतु खुला रहता है। भारत सरकार ने न्यायपालिका की एक ई गवर्नेंस परियोजना, लगभग जो 700 करोड़ रुपए की थी, मंजूर की है, जिससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण, मानकीकरण और श्रेणीकरण किया जाएगा। इससे न्यायपालिका को अधिनियम के तहत सौंपे गए अपने अधिदेश को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार सभी अन्य सरकारी प्राधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत होगी। आयोग ने इस विषय पर विभिन्न कानूनों का अन्य देशों के कानूनों सहित अध्ययन किया। इसने विभिन्न आयोगों और समितियों की संगत रिपोर्टों का अध्ययन किया तथा राज्य सरकारों के साथ अनेक बार चर्चाएं की। इस रिपोर्ट पर अमल करने से जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन का एक नया युग जन्म लेगा। अब अरस्तु क्या कहते हैं, इस पर देख लेते हैं। यदि आज़ादी और समानता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, प्रजातंत्र में पाई जाएगी, तो वह तभी प्राप्त की जा सकती है यदि सभी लोग समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सा लें। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं, भूमिका को देख लेते हैं। सूचना के अधिकार को भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ और लोक केंद्रित गवर्नेंस शुरुआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। सूचना की सुलभता गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नीतियों और कार्रवाई के विषय में सूचना की मांग करने और उसे प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है, और इस प्रकार उनका कल्याण हो सकता है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के बिना विकास स्कीमों की संख्या चाहे कितनी भी हो, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता। सुशासन के 4 घटक है: पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। पारदर्शिता का अर्थ आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में स्पष्टता से है। सूचना के अधिकार का अर्थ सरकार के अभिलेखों को सार्वजनिक समीक्षा के लिए खोलना है, जिससे कि नागरिकों को सरकार क्या करती है तथा कितने प्रभावी ढंग से करती है, इस बारे में जानने का एक
सशक्त साधन प्राप्त हो सके और इस प्रकार सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें और अधिक उद्देश्यपरक ढंग से काम करने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि पूर्वानुमान में बढ़ोतरी हो सके। सरकार के कामकाज के बारे में सूचना नागरिकों को प्रभावी ढंग से शासन प्रक्रिया में भाग लेने में भी समर्थ बनाती है। सही मायने में देखा जाए तो सूचना का अधिकार सुशासन की एक बुनियादी ज़रूरत है। सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियमित किया। यह एक महत्वपूर्ण विधान है जो लोगों को सशक्त बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यद्यपि सूचना के अधिकार की संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी दी गई है, तथापि अधिनियम शासन के सभी मामलों के बारे में जानकारी की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के लिए व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए यह कहना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा, कुशल और प्रभावी संस्थान तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास की कुंजी हैं। ऐसे संस्थान जो न्यूनतम संभव लागत के साथ और अधिकतम संभव कार्यकुशलता के साथ वायदों को नीतियों और कार्रवाई योग्य कार्यक्रमों में बदल सके। ऐसे संस्थान जो किए गए वायदों को पूरा कर सके और परिव्ययों को परिणामों में बदल सके। प्रभावी बनने के लिए संस्थानों को पारदर्शी, जिम्मेदार और जवाबदेह ढंग से कार्य करना चाहिए। यह कानून अत्यंत विस्तृत है और शासन के लगभग सभी मामलों को कवर करता है और सभी स्तरों पर यानी संघ, केंद्र, राज्य और स्थानीय तथा साथ ही सरकार से अनुदान प्राप्तकर्ता पर लागू होते या होने के नाते इसकी व्यापक संभव सुलभता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ कठोर सुरक्षा के अपवादों को छोड़कर सूचना की व्यापक सुलभता है। अब बात करते हैं आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम व अन्य कानून, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड अदर लॉज। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा आधिकारिक गोपनीयताओं से संबंधित है। प्रजातंत्र में लोग प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं और चुनी गई सरकार व उसके कार्यकर्ता लोक सेवक होते हैं। अतः पारदर्शी मापदंड होना चाहिए, लेकिन यह सर्वमान्य है कि जनहित को तभी अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ संवेदनशील मसलों को सार्वजनिक नज़रों से दूर रखा जाए। लोगों को मंत्रिमंडल के निर्णयों और उनके कारणों को जानने का अबाध अधिकार होना चाहिए, किंतु मंत्रिमंडल कक्ष की सीमाओं के अंदर वास्तव में क्या बातचीत हुई उसे जानने की जरूरत नहीं है। आरटीआई अधिनियम में शासन के इन मामलों में गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं को स्वीकारा गया है तथा अधिनियम की धारा 8 ऐसे सभी मामलों के प्रकटन से छूट प्रदान करती है। उपनिवेशी युग का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम OSO 1923 शासन में गोपनीयता और गोपनीयता के सभी मामलों को अधिशासित करता है। यह कानून मुख्य रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता को राजद्रोह, जासूसी और अन्य प्रहारों से सुरक्षित रखने से संबंधित है, किंतु औपनिवेशिक माहौल में लोगों के प्रति अविश्वास और नागरिकों के साथ डील करने में सरकारी अधिकारियों की प्रभुत्ता के कारण इस कानून से गुप्त रखे जाने वाला माहौल पैदा हुआ। गोपनीयता एक मापदंड बन गया है और प्रकटन और एक अपवाद। यद्यपि OSO की धारा 5 का स्पष्ट उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों के साथ डील करना था, परंतु औपनिवेशिक माहौल में विरोध के डर के कारण उपनिवेशी अधिशासन का हर मुद्दा गोपनीय मामले में बदलने वाला बना दिया गया। इस प्रवृत्ति को सिविल सेवा आचरण नियम 1964 से और बढ़ावा मिला, जिसमें किसी सरकारी दस्तावेज को बिना किसी प्राधिकार ऑथराइजेशन के किसी को संप्रेषित करने की मनाही है। 1872 में अधिनियमित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड्स से साक्ष्य देने की मनाही की गई है और इस संबंध में विभागाध्यक्ष को बहुत अधिक विवेकाधिकार है। इस तरह से यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय प्रशासन में जानकारियों को गोपनीय रखने की
प्रवृत्ति कैसे पैदा हुई। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 क्लॉज 2 के अनुसार गोपनीयता आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 में कुछ भी लिखित होने और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 क्लॉज 1 के अनुसार किसी विषय के प्रकटीकरण डिस्क्लोजर में छूट होने के बावजूद भी यदि प्रकटन में जनहित का महत्व संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक हो, तब सरकारी अधिकारी सूचना की सुलभता की अनुमति प्रदान कर सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 22, इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और उस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा इस कानून के अलावा किसी अन्य कानून के नाते प्रभाव डालने वाले दस्तावेज में दी गई किसी बात के अनुरूप न होने के बावजूद भी लागू होंगे। इस प्रकार ओएसओ सूचना प्रकटन में आड़े नहीं आती है। कोई सूचना गुप्त तभी रखी जा सकती है जब आरटीआई कानून में इस संबंध में उल्लेख हो, लेकिन ओएसओ और इसी तरह के अन्य नियमों के कारण हमारी शासकीय संस्कृति में गोपनीयता का जो माहौल ऐतिहासिक रूप से मौजूद है वह आरटीआई की भावना के विरुद्ध है। ओएसओ की धारा 5, जिसमें सभी को पकड़ने जैसे प्रावधान मौजूद हैं, उसमें शब्द गुप्त अथवा वाक्यांश आधिकारिक गुप्त की अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए सरकारी सेवकों को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी चीज़ को गुप्त वर्गीकृत कर सकते हैं। आयोग की सिफारिश है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एक अध्याय के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाएं। साक्ष्य के संदर्भ में राजकीय विशेषाधिकार गवर्नमेंटल प्रिविलेज इन एविडेंस। यद्यपि एक नागरिक सार्वजनिक निकायों और सरकार पर दावा पेश कर सकता है, तो इसका अनिवार्यता अर्थ यह नहीं है कि ऐसे मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला कानून और प्रक्रिया वही होगी जिसका प्रयोग निजी नागरिकों के बीच मुकदमे में किया जाता है। इसका कारण यह है कि राज्य को विशेष प्रक्रियात्मक लाभ, प्रोसीजरल एडवांटेज और संरक्षण प्राप्त है। एक ऐसा संरक्षण साक्ष्य एविडेंस के क्षेत्र में कार्य करता है जो कुछ निश्चित दस्तावेज और पत्राचार डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन को गोपनीय रखने अथवा प्रकट करने का राज्य को विशेषाधिकार देता है। इस संबंध में साक्ष्य कानून एविडेंस लॉ में प्रयुक्त शब्द विशेषाधिकार का अर्थ मुकदमेबाजी के साक्ष्यों को बाहर यानी बाह्य अधिकारों या आधारों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने, सामग्री की खोज करने अथवा मुकदमे के दौरान अथवा उसके संबंध में अन्य स्रोतों से जानकारी देने की बाध्यता की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर से देख लेते इसे। गवर्नमेंटल प्रिविलेज इन एविडेंस। यद्यपि एक नागरिक सार्वजनिक निकायों और सरकार पर दावा पेश कर सकता है, तो इसका अनिवार्यता यह अर्थ नहीं है कि ऐसे मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला कानून और प्रक्रिया वही होगी जिसका प्रयोग निजी नागरिकों के बीच मुकदमे में किया जाता है। इसका कारण यह है कि राज्य को विशेष प्रक्रियात्मक लाभ, प्रोसीजरल एडवांटेज और संरक्षण प्राप्त है। एक ऐसा संरक्षण साक्ष्य एविडेंस के क्षेत्र में कार्य करता है जो एक ऐसा संरक्षण साक्ष्य के क्षेत्र में कार्य करता है जो कुछ निश्चित दस्तावेज और पत्राचार को गोपनीय रखने अथवा प्रकट करने का राज्य को विशेषाधिकार देता है। इस संबंध में साक्ष्य कानून, जिसको हम एविडेंस लॉ कहते हैं, तो साक्ष्य कानून में प्रयुक्त शब्द विशेषाधिकार का अर्थ मुकदमेबाजी के साक्ष्यों के वाह आधारों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने, सामग्री की खोज करने अथवा मुकदमे के दौरान और उसके संबंध में अन्य स्रोतों से जानकारी देने की बाध्यता की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 प्रस्तुत करती है, किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किसी साक्ष्य को देने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से, जो ऐसी अनुमति दे सकता है अथवा रोक सकता है जैसा वे उपयुक्त समझे। इसके अलावा धारा 124 में निर्धारित है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को उसे सरकारी विश्वास में किए गए पत्राचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि वह अधिकारी यह समझे कि इस प्रकटन से सरकारी हितों को हानि पहुंचेगी। इस संबंध में आयोग का मत है कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 में सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखकर बदलाव किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं गोपनीयता की शपथ, जिसको हम कहते हैं द ओथ ऑफ सिक्रेसी। पद का कार्यभार संभालते समय एक केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार में मंत्री को निम्न प्रकार से गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मैं किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई मामला संप्रेषित नहीं करूंगा या करूंगी जो मेरे विचारार्थ लाया जाएगा अथवा केंद्रीय मंत्री के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय उसके जो ऐसे मंत्री के रूप में मेरे कर्तव्यों के समुचित निपटान में आवश्यक होगा। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC की का सूचना के अधिकार की जांच करते समय निम्नलिखित कथन है। सरकारी प्रक्रियाएं और विनिमय जो गोपनीयता के पर्दे में घिरे हैं, उपभोक्ताओं को यह जानने की अनुमति नहीं देते कि उनके मामलों को किस प्रकार डील किया जा रहा है। इस संबंध में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और नागरिकों को सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दक्षताएं जुटानी चाहिए। गोपनीयता पर पारंपरिक आग्रह को त्यागा जाना चाहिए। वस्तुतः हमें गोपनीयता की शपथ के बजाय पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। एक मंत्री जनता और सरकार के बीच सेतु होता है और उसकी प्राथमिक निष्ठा उन लोगों के प्रति होती है जो उसे चुनते हैं। पदभार संभालने के समय गोपनीयता की शपथ का दिलाया जाना उसी उपनिवेशी युग की एक परंपरा प्रतीत होती है जब सरकार जनता के अधीन होती थी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता तथा प्रभुसत्ता के बड़े सार्वजनिक हित के विचारों की वजह से किसी मंत्री अथवा सरकारी सेवक के लिए किसी सूचना का प्रकटन न करना का पर्याप्त औचित्य हो सकता है, किंतु पद संभालने के समय गुप्तता की सरकारी शपथ प्रजातांत्रिक जवाबदेही, प्रातिनिधिक सरकार और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांतों की दृष्टि से अनावश्यक और असंगत है। आधिकारिक गोपनीयता प्रकट न करने के दायित्व को आधिकारिक गोपनीयता के साथ डील करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर आयोग का मत है कि गोपनीयता की शपथ वाली संवैधानिक व्यवस्था को एक लिखित वचन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। साथ ही पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने वाले अधिनियम की भावना को देखते हुए पदभार ग्रहण करते समय मंत्रियों को पदभार की शपथ लेने के साथ पारदर्शिता की शपथ भी दिलाई जाए। छूट प्राप्त संगठन, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। अधिनियम में दी गई कोई बात द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी। संगठनों की सूची में सम्मिलित हैं सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, असम राइफल्स आदि, किंतु सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है। जब BSF, CRPF, असम राइफल जैसे संगठन को छूट प्रदान की गई है, सशस्त्र सेनाओं को छूट न देने का कोई तर्क नहीं है। द्वितीय अनुसूची को समय समय पर संशोधित करने की ज़रूरत है ताकि बदलती ज़रूरतों को देखते हुए संगठनों को शामिल अथवा अलग किया जा सके। द्वितीय अनुसूची में शामिल संगठनों के संबंध में भी भ्रष्टाचार करने और मानवाधिकारों के दुरुपयोगों का आरोप लगाए जाने पर प्रकटन की व्यवस्था है, किंतु छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में भी धारा 8 क्लॉज 2 प्रकटन को अनिवार्य बनाती है अगर प्रकटन डिस्क्लोजर से संरक्षित हित की हानि के बजाय सार्वजनिक हित में लाभ अधिक होता हो। नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण अधिनियम, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। केंद्रीय व राज्य सिविल सेवा आचरण नियम सूचना के अनधिकृत संप्रेषण को निषिद्ध करते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी आधिकारिक दस्तावेज या सूचना को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी सरकारी सेवक या किसी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं कर सकता है जिसके लिए वह प्राधिकृत नहीं है। ऐसी सूचनाएं अनाधिकृत संप्रेषण कही जाती हैं। आयोग यह मानता है कि इस नियम में जनता को सूचना की मनाही के प्रति झुकाव है, इसलिए सिफारिश करता है कि सिविल सेवा नियमों की पुनर्संरचना कर आधिकारिक सूचना का संप्रेषण इस प्रकार परिभाषित करना चाहिए कि प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ अपने किसी संगठन को पूर्ण और सही सूचना संप्रेषित करेगा जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के अंतर्गत प्रकटन किया जा सकता है। कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर आरटीआई अधिनियम के विरोधाभास में मैनुअल नियम पुस्तिका से जुड़े अंश निम्नवत है। आधिकारिक सूचना का अनधिकृत संप्रेषण, सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों के अधिकार के बिना कोई भी अधिकारी किसी अन्य अधिकारी और गैर अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान अपने कब्जे के अधीन किसी सूचना अथवा दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख डॉक्यूमेंट सहित संप्रेषित नहीं करेगा। टिप्पणियों अथवा फाइलों के गोपनीय प्रकृति, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को भेजी गई फाइल के टिप्पणी अंश को गोपनीय समझा जाएगा और उसे जिस विभाग की वह फाइल है उस विभाग की सामान्य अथवा विशिष्ट सम्मति के बिना सचिवालय और संलग्न कार्यालय से बाहर किसी प्राधिकारी के हवाले नहीं किया जाएगा। यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसे केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका का निर्माण तब किया गया था जब आरटीआई अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। ये प्रावधान अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन करते हैं और इसलिए उन्हें अधिनियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अधिनियम में सूचना की परिभाषा भी दी गई है, जिसका अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस प्रज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बहियों जिसको हम कहते हैं लॉग्स, संविदाओं, रिपोर्टों, पत्रों, नमूनों और मॉडलों से जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित सामग्री तथा किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल है, जिसे उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आयोग सिफारिश करता है कि कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका को पुनर्संरचित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में जनता अथवा किसी अन्य संगठन को पूर्ण और सही जानकारी संप्रेषित करेगा, जिसका सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संप्रेषण किया जा सकता है।